सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 10th की जो अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ। इसके पाठ संख्या 1 विकास। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय खराब किए हुए शुरू करते हैं पाठ 1 विकास के प्रश्न उत्तर। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं विकास के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले अभ्यास। इसके तहत है 1 नंबर प्रश्न, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो इसका सही उत्तर होगा घ। ध्यान रखना, किसी भी देश का विकास मतलब निर्धारित किया जाता है उपरोक्त सभी यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है, औसत साक्षरता दर भी शामिल है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी शामिल है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला है 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तथा पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो भारत की स्थिति है जो मतलब भारत से बेहतर है पड़ोसी देश की स्थिति, तो वह सही उत्तर होगा ख, श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो मानव विकास रिपोर्ट है जो भारत से बेहतर है। नेक्स्ट है अगला 3 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये। अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये हैं तो चौथे परिवार की आय क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा चौथे परिवार की जो वार्षिक आय होगी 6,000 रुपये। सही उत्तर होगा ग। नेक्स्ट है अगला सवाल, विश्व बैंक के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो क्या है। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए अर्थात विभिन्न देशों के वर्गीकरण हेतु प्रति व्यक्ति आय के मानदंड का प्रयोग करता है। ध्यान रखना, प्रत्येक देश का जो वर्गीकरण किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को समृद्ध एवं निम्न आय वर्गों में बांटा है और उसके मापदंड की जो सीमाएं हैं हम देख लेते हैं। जैसे पॉइंट में देखना आपको कि प्रति व्यक्ति आय से यह पता नहीं चलता है कि यह आय लोगों की जो है किस तरह वितरित है। 2 देशों की प्रति व्यक्ति आय समान होने पर भी एक देश दूसरे देश से अधिक समृद्ध हो सकता है। दूसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय देश के आर्थिक विकास का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है अगला 5 नंबर प्रश्न है जो विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विश्व बैंक देशों के विकास को मापने हेतु प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का उपयोग करता है, जबकि यूएनडीपी के मापदंड में प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षिक एवं स्वास्थ्य स्तर को भी आधार बनाया गया है। इस प्रकार यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर है। नेक्स्ट अगला सवाल, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की कोई सीमाएं हैं। विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर हम देख लेते हैं, हम औसत का प्रयोग आय की तुलना करने के लिए करते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से कितने बेहतर हैं इसके लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। विभिन्न देशों की जनसंख्या की भिन्नता के कारण कुल आय तुलना करने का उपयुक्त मापदंड नहीं होता है। औसत आय अधिक उपयुक्त मापदंड है। नेक्स्ट है आगे, औसत का प्रयोग करने की जो सीमाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है औसत आय धनी और निर्धन के बीच अंतर नहीं बताती, अर्थात आय के वितरण का जो ज्ञान नहीं हो पाता। दूसरा पॉइंट है इसे विकास का अच्छा मापक नहीं माना जा सकता। अब उदाहरण के लिए यह हो सकता है कि किसी देश की जो औसत आय में वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि धन और आय के वितरण में असमानता अधिक बड़ी है। तो नेक्स्ट है आगे 7 नंबर जो प्रश्न है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूर कीजिएगा। देखते हैं 7 नंबर जो प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। इसके अथवा में आप ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि औसत आय अधिक होने पर हरियाणा का मानव विकास केरल से नीचे, इसलिए मानव विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मानदंड नहीं। इस कथन के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। तो आपके परीक्षा में दोनों प्रश्न एक ही है, ध्यान रखना। आपके पाठ्यपुस्तक में जो दे रखा है और नीचे वाला दोनों प्रश्न एक है, किसी भी टाइप में आए आपको जो उत्तर है एक ही करना है। तो इसका उत्तर आपको देखते हैं कि प्राय राज्यों की तुलना
प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव का सही माप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही मानव विकास को ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 2 नंबर पॉइंट, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, निर्धनता, सामाजिक सुविधा आदि भी मानव विकास के अन्य महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अतः हम केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों की तुलना करने में सहमत नहीं हैं। उदाहरण के लिए भारत में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय केरल राज्य की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, परंतु दोनों राज्यों की मानव विकास की तुलना अन्य आधारों पर कर पाएंगे कि केरल के मानव विकास का स्तर हरियाणा की तुलना में ऊंचा है। नेक्स्ट 3rd नंबर पॉइंट, केरल में लिंगानुपात हरियाणा की तुलना में बेहतर हैं, साथ ही हरियाणा की तुलना में बेहतर है, साथ ही केरल में सामाजिक सुविधाएं भी हरियाणा से अधिक हैं। अतः केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों के मानव विकास की तुलना करना जो उचित नहीं है। नेक्स्ट है आगे 8 नंबर प्रश्न। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप इसको स्किप करके नहीं देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो 8 नंबर प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए अब से लेकर के 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि भारत में ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। पहला परंपरागत स्रोत, जिसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत, ये जो ऊर्जा के हैं परंपरागत स्रोत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से आपको क्लियर करना है। और दूसरा है जो गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। अब आगे है, अगले 50 वर्ष में भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की निरंतर खोज की जा रही है तथा विदोहन किया जा रहा है, जिससे भविष्य में इनकी पूर्ति बढ़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। इसमें मुख्य रूप से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा एवं वैकल्पिक ईंधन के स्रोत आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिय साथियों, प्रश्न संख्या 9, धारणीयता का विकास विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसका अथवा में हो सकता है धारणीय विकास पर लघु टिप्पणी लिखिए। मतलब दोनों प्रश्न एक ही हैं, दोनों प्रश्न का उत्तर आपको एक एक करना है। तो अब इस प्रश्न का जो है धारणीयता का अर्थ पढ़ लेते हैं। तो विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को और ऊंचा उठाने तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। अतः धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। इसमें भावी पीढ़ी की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने पर बल दिया जाता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है। अतः यह देश की भावी उन्नति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 10, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, उपयुक्त कथन विकास की चर्चा में काफी प्रासंगिक है। धरती पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है तथा वे धरती पर निवास करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त हैं, किंतु व्यक्तिगत लालच अथवा स्वार्थ के कारण लोग अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों की मांग करते हैं। इससे संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं मितव्ययी ढंग से उपयोग नहीं हो पाता, जिसमें संसाधनों का दुरुपयोग होता है तथा इस स्वार्थ के कारण लोगों में असमानता उत्पन्न होती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती मांग के अनुरूप कम पड़ते चले जाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार के स्वार्थपूर्ण व्यवहार करेगा तो ये प्राकृतिक संसाधन सभी लोगों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आगे। तो प्रिय साथियों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप निश्चित होकर के इस पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो आंसर है छोटे से छोटे करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगला जो है 11 नंबर प्रश्न, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाएं जो अपने आपने आसपास देखे हों। तो यहाँ पर जो है उत्तर देखते हैं। पर्यावरण में गिरावट के कुछ अन्य उदाहरण जो हमारे आसपास देखे जा सकते हैं, जैसे हमारे आसपास यातायात के साधनों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जैसे वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 2 है जो कल कारखानों तथा फैक्ट्रियों में वृद्धि हो रही है, जिस कारण वायु व जल प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। 3rd नंबर पॉइंट है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से जल प्रदूषण बढ़ रहा है तथा बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पेड़ पौधों का एवं वनों का विनाश हो रहा है। नेक्स्ट आगे, वनों की कटाई एवं शिकार के कारण वन्य वनस्पति एवं वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं, जिस कारण पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो 12 नंबर है, तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे।
तो इसका उत्तर हम लिख रहे हैं कि पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 13 पर दी गई तालिका 1.6 के अनुसार वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से श्रीलंका जो है सबसे ऊपर है। ध्यान रखना 2017 के जो आंकड़े हैं प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से श्रीलंका जो 11,326 अमेरिकी डॉलर सबसे ऊपर है तथा नेपाल है जो सबसे नीचे है। अब आगे, जन्म दर के समय संभावित आयु की दृष्टि से श्रीलंका सबसे ऊपर तथा पाकिस्तान सबसे नीचे। विद्यालय औसत स्तर 25 वर्ष आयु से अधिक की दृष्टि से श्रीलंका सबसे ऊपर तथा म्यांमार नेपाल सबसे नीचे। और विश्व बैंक में मानव विकास क्रमांक सूचकांक की दृष्टि से श्रीलंका सबसे ऊपर तथा पाकिस्तान सबसे नीचे हैं। तो इस प्रकार ये आपको कंप्लीट करना है। अब आगे प्रश्न संख्या 13। नीचे दी गई तालिका में भारत के वयस्कों यानी 15 से 49 वर्ष वाले जिनकी BMI सामान्य से कम है का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों के सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है राज्य, पुरुष और महिला, तो यहाँ पर केरल का दे रखा है और पुरुष 8.5 और महिला 10%। तो इसी प्रकार आपको अब स्रोत है परिवार सर्वेक्षण 2015-16। तो यहाँ पर क दे रखा है केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण के स्तरों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर जो इस डायग्राम को केरल और मध्य प्रदेश के पोषण के स्तरों की आपको तुलना करनी है। तो यहाँ पर इसका जो 1 नंबर क का आंसर हम नीचे देख लेते हैं कि केरल और मध्य प्रदेश में से पोषण स्तरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है पिछड़ा हुआ है। केरल में 8.5% पुरुष अल्प पोषित है जबकि मध्य प्रदेश में यह अनुपात 28% है। इसी प्रकार महिलाओं में केरल में 10% महिलाएं अल्प पोषित है जबकि मध्य प्रदेश में 28% महिलाएं अल्प पोषित हैं। अब ख प्रश्न कौन सा था? आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति अल्प पोषित क्यों है? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य हैं। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। तो इस ख का आंसर हम देख लेते हैं। देश में लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति अल्प पोषित हैं जबकि हमारे देश में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश में वितरण प्रणाली सही नहीं होने के कारण देश में सभी लोगों को खाद्यान्न जो है उपलब्ध नहीं हो पाता। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में क्लास 10th की जो अर्थशास्त्र यानी कि किताब का नाम है आर्थिक विकास की समझ, इसका चैप्टर 1 विकास, इस पार्ट का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। यानी कि इस पार्ट के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन हमने इस वीडियो में किया है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि इस टाइप का कॉन्टेंट हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तथा आपको कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की चारों पुस्तकों के जो वीडियो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहां से आप उनका अध्यापन एक साथ कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।